like a Hellcat. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, जैसा कि आपको पता ही है, आज का अपना टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो गाइज, ये आपकी ही डिमांड से आया है। जैसा कि आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि मैंने टेलीग्राम में पोल किया था कि आपको चैप्टर चाहिए या नहीं। तो उधर 81% बच्चों ने कहा था कि हाँ, हमें ये चैप्टर चाहिए, आप इसका चैप्टर बनाओ। तो इसलिए मैं कहता हूँ, आप अगर टेलीग्राम में मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हो तो उधर हो जाओ। उधर रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती है, वीडियोस के बारे में, नोट्स के बारे में, आगे क्या आने वाला है। ठीक है, बहुत सारे नोट्स आते हैं, एक छोटा मोटा नोट्स मैं देता रहता हूँ, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो उधर आप ज्वाइन हो जाओ और मेरे साथ अपडेटेड रहोगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो चलो शुरू करते। तो गाइस, सबसे पहले अपन चैप्टर का मतलब समझ लेते। चैप्टर में एक ही मतलब होगा जो आपको समझ नहीं आया होगा, ग्लोबलाइजेशन। और बाकी तो इंडियन इकोनॉमी आपको पता ही है क्या नहीं है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन को अपन बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसकी केवल डेफिनेशन याद रख लो। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस, या हम कह सकते हैं इज अ मेथड of rapid integration और interconnection between the countries। अभी के लिए केवल इतना याद रख लो कि ग्लोबलाइजेशन से होता क्या है। ग्लोबलाइजेशन से जो होता है ना, वो कंट्रीज का जो कनेक्शन होता है वो और स्ट्रांग होता रहता है। ठीक है, कंट्रीज आपस में पास आती रहती है। जैसा कि आपको इधर डायग्राम में भी देखने को मिल रहा होगा, कुछ नोटिस किया होगा। देखो, जैसे ये कंट्री इसके कनेक्ट हो रही है, कनेक्शन हो रहा है आपस में, कंट्रीज की बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अब ग्लोबलाइजेशन को आप चिंता मत करो, अगर आपको समझ नहीं आया बाद में अपन अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आता है अपना MNC। MNC देखते हैं गाइस। MNC होता कि MNC का फुल फॉर्म आ सकता है 1 मार्क या MCQs में मल्टीनेशनल कोऑपरेशन या मल्टीनेशनल कंपनीज, ये दो होते हैं। ठीक है, कोई सा भी सही है। अब भैया MNC होती क्या है, ये अभी अपन देखते हैं। तो MNC इज अ कंपनी दैट ओन्स एंड कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री। अब जैसे देखो, एक कंपनी है जिसका प्रोडक्शन का हो रहा है एक कंट्री में हो रहा है। ठीक है, लेकिन देखो, जैसे सपोज एक नया अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे एक कंपनी है जिसका प्रोडक्शन एक कंट्री में नहीं हो रहा, 2 से 3 कंट्री में हो रहा है, और उधर ही और दूसरी कंट्रीज में वो क्या हो रहा है, सेल हो रहा है, और इसी कंट्री में भी सेल हो रहा है। ऐसे मेथड या ऐसी कंपनी को अपन क्या कहते हैं? MNCs, मल्टीनेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल कोऑपरेशन। तो MNCs आपको समझ आ गई होगी MNC होती क्या है। तो MNC इज अ कंपनी दैट ओन्स एंड कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री। ठीक है, अब देखो, अब हर जगह तो MNC लग नहीं सकती। जो भी MNC लगाता है वो क्या देखता है कि उस कंट्री में MNC का ऑफिस या फैक्ट्री लगाने से पहले वो क्या देखता है कि उस कंट्री में क्या हमको चीप लेबर और रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो ही वो MNC सेटअप करता है। क्यों भाई? ये क्यों देखता है कि चीप लेबर होने चाहिए या रिसोर्सेज होने चाहिए? क्यों? ताकि उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी ना, वो तो क्या हो जाएगी, लो, और प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज्यादा। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। जैसे एक कंपनी है, ठीक है, उधर लेबर काम करते हैं बहुत सारे, लेकिन अपन एक लेबर का एग्जाम्पल लेते हैं और वही सारे लेबर का होगा। एक लेबर 100 रुपए लेता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जो कि एज अ एवरेज देखे तो बहुत कम है, लेकिन जब वो ये हो गया 100 रुपए लेता है वो अपनी सैलरी दिन के। ठीक है, और जब कोई MNC इस बार मतलब प्रोडक्शन करती है, प्रॉफिट करती है, वो 300 या 400 के एज प्रॉफिट में बेचती है, ज्यादा के प्रॉफिट में बेचती है,
तो क्या होगा, एमएनसीज को ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये एमएनसी देखती है कि उधर चीप लेबर और रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल होनी चाहिए ताकि प्रोडक्शन लो और प्रॉफिट ज्यादा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक था एमएनसीज के बारे में। अब अपन पढ़ते, देखो ऐसा तो है नहीं कि एमएनसीज कोई भी आंख बंद करके किसी भी कंट्री में लगा देगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीजें होती है जो एमएनसीज को देखनी पड़ती है उस कंट्री में सेटअप होने से पहले। अब वो क्या क्या चीजें होती है वो अभी अपन देखते हैं। तो थिंग्स एमएनसीज लुक बिफोर सेटिंग अप अ यूनिट। ठीक है, तो क्या क्या चीजें होती है वो अभी अपन देखते हैं। तो सबसे पहले इट शैल बी क्लोज टू देयर मेन मार्केट वेयर दे वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। जो मेन मार्केट होता है ना उसके पास ही होनी चाहिए एमएनसी। पास क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट होगी वो लो होगी। ठीक है, तो ये एक प्रॉफिट होता है, छोटा मोटा प्रॉफिट है, लेकिन ऐसे ही छोटे मोटे प्रॉफिट एक बड़ा प्रॉफिट क्रिएट कर देती है। सपोज ये मेन मार्केट और इधर ट्रांसपोर्टेशन करना और एक इधर करना है, तो ज्यादा प्रॉफिट किस में होगा? इधर ट्रांसपोर्टेशन करने में। इधर तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक चीज है जो एमएनसी देखती है उस कंट्री में सेटअप होने से पहले। ये हो गया। अब दूसरी चीज क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर एट लो कॉस्ट। ये तो अभी अपन ने बात की कि लो कॉस्ट लेबर जो होने चाहिए वो सस्ते में मिलने चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज शुड बी इन देयर इंटरेस्ट। मतलब इसका क्या मतलब है? गवर्नमेंट पॉलिसीज शुड बी इन देयर इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक कंट्री में सेटअप होने से पहले, एमएनसी सेटअप होने से पहले एमएनसी क्या क्या देखती है कि उस कंट्री में कोई टैक्सेस तो नहीं है, ठीक है, या कोई उधर इंटरेस्ट तो ऐसा नहीं लगा रहा, या ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, या क्या है वगैरह। ये सब चीजें एमएनसी देखती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या क्या है एमएनसी के लिए। ठीक है, और ये तीन चीजें अगर देख लेती है फिर और सक्सेसफुल भी हो जाती है कि ये हो गया, ये हो गया, ये सब अच्छे में अपने साइड में, फिर क्या करती है एमएनसीज उधर इन्वेस्ट कर लेती है ताकि उन्हें लगेगा कि बाद में हमें प्रॉफिट होगा। एमएनसीज उधर सेटअप हो जाती है। और एक पॉइंट में अभी बता रहा हूँ जो एमसीक्यूज में आ सकता है या 1 मार्क में आ सकता है। जब भी कोई एमएनसीज दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करती है उसे हम क्या कहते हैं? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसको जो भी मैं ये दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, इसको अपनी रफ कॉपी या नोट्स की नोटबुक में लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हेन एनी एमएनसीज इन्वेस्ट इन अदर कंट्रीज इट इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये तो हो गई, सबसे पहले हमने एमएनसीज की बात की, फिर हमने देखा कि कंट्री में एमएनसी लगाने से पहले क्या क्या देखना पड़ता है। ये अब अगर एमएनसी सोच लेती है कि हमें इस कंट्री में, सपोज इंडिया में एक एमएनसी लगानी है, तो वो कैसे करेगी वो अभी अपन देखते हैं। वेज टू सेट अप प्रोडक्शन यूनिट इन अ कंट्री। सबसे पहला पॉइंट, एमएनसी जो होती है वो पार्टनरशिप कर लेती है लोकल कंपनी से। गाइस, उस कंट्री या उस रीजन की लोकल कंपनी से क्या कर लेती है? पार्टनरशिप कर लेती है। इससे एमएनसीज को भी थोड़ा बहुत फायदा होता है और लोकल कंपनीज को तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। कैसे? लोकल कंपनीज का देखो, सबसे पहले तो प्रॉफिट होगा, ऑब्वियस है, पार्टनरशिप कर रही है एमएनसीज के साथ, तो क्या करेगी वो? अपना लोकल कंपनीज अपना प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा लेगी। ठीक है, जिसकी वजह से और प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। ठीक है, और प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। और सेकंड प्रॉफिट का रीजन क्या है? अब एमएनसीज है तो नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आएगी, तो वो टेक्नोलॉजी अब पार्टनरशिप की है लोकल कंपनी से, तो लोकल कंपनीज के साथ भी शेयर करेगी। तो जो लोकल कंपनीज है उसको भी नई नई मेथड्स ऑफ टेक्नोलॉजी मिलेगा। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉफिट है। ठीक है, तो पार्टनरशिप से लोकल कंपनीज को बहुत फायदा होता है। एमएनसीज को भी होता है लेकिन लोकल कंपनीज को बहुत ज्यादा होता है। ये तो हुआ पहला। अब दूसरा रीजन क्या है? ये पहला हो गया। अब दूसरा रीजन क्या है? वो एमएनसी जो है वो लोकल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप नहीं करती, वो लोकल कंपनीज को खरीद लेती है। ठीक है, खरीदने के बाद
एमएनसीज को बहुत ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। फायदा कैसे होता है, वो अपना प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा लेती है, ठीक है, और प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, ऑफ कोर्स लोकल कंपनीज को खरीद लेती है। तो दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, एमएनसी प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विथ स्मॉल प्रोड्यूसर्स। ये जो पॉइंट है, इससे दोनों एमएनसी और प्रोड्यूसर, स्मॉल छोटे जो होते हैं ना प्रोड्यूसर, उनको भी फायदा होता है। कैसे? अब सपोज एक एमएनसी है, उसने छोटे प्रोड्यूसर को ऑर्डर दिया कि हमें जूते का ऑर्डर दे दिया या कोई भी खिलौने वगैरह का ऑर्डर दे दिया, तो ऐसा तो है नहीं अब ऑर्डर छोटे अमाउंट में आएगा। एमएनसीज है, बहुत बड़ी कंपनी होती है, ऐसा तो है नहीं 10 से 12 का ऑर्डर देगी, नहीं, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में ऑर्डर देती है। तो इससे स्मॉल प्रोड्यूसर्स का तो बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है, ठीक है। और एमएनसीज का फायदा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें चीप रेट में वो जो माल है वो मिल जाता है। तो इससे एमएनसीज और स्मॉल प्रोड्यूसर्स दोनों का फायदा है, ठीक है। तो ये 3 रीजन थे। अगर ये आप एग्जाम में लिख दे तो आपको पूरे मार्क्स है, ठीक है। वेज टू सेटअप अ यूनिट। तो गाइस, इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।